बिहार में क्या हुआ या इस क्षेत्र में क्या हुआ, उन घटनाओं से जो भी लोग हैं बहुत सारे शब्दों को हम तो लिखेंगे, लेकिन जो भी इम्तहान देने वाले विशेषकर है वो कॉपी और कलम लेकर तैयार रहेंगे। जितना चूंकि ये इम्तहान आपका बहुत कम समय बचा है, तो वीडियो भी रहेगा ही। यूट्यूब से जो लोग कनेक्टेड होंगे उनको यूट्यूब पर ये वीडियो दिया जाएगा। इस वीडियो को बनाने का एक यह भी कारण है कि आजकल यूट्यूब पर यूट्यूबर्स का बाढ़ आया हुआ, फ्लडेड है। फ्लड कहते हैं कि वो तो कोसी के बाढ़ की तरह बांधों को तोड़कर उफान मार रहा है। हर आदमी यूट्यूब का एक महान शिक्षक हो गया है। कोई सुनामी ला रहा है, कोई जेल ब्रेक कर रहा है, और क्या क्या नाम लोग दे रहे हैं। लगता है कि पढ़ाई के बदले कोई और ही चीज चल रहा है। तो हम लोग न सुनामी लाना चाहते हैं, न हम लोग जेल ब्रेक करना चाहते हैं, न बीपीएससी को तोड़ना चाहते हैं, न ही आप उड़ाना चाहते हैं। हम लोग केवल आपको पढ़ाना चाहते हैं। और इसलिए इस यूट्यूब को अभी हालांकि देर हो चुका है, लेकिन लाए हैं कि हाँ आप भी आपको भी ये लगना चाहिए कि हाँ जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उस पढ़ाई में, रियल पढ़ाई में और तोड़ने फूड़ने उबारने में क्या फर्क होता है, ये जानने के लिए जरूरी है। और मैं सारे जो भी लोग इसको देखेंगे, देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे, इस टॉपिक पर आप देश के किसी भी शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए यूट्यूब से कंपेयर कीजिएगा। खराब लगे तो खराब लिखिएगा, अच्छा लगे तो अच्छा लिखिएगा जरूर, क्योंकि जो टीचर ठीक पढ़ाते हैं उनको भी इंकरेजमेंट की जरूरत होती है। इसलिए आप किसी से भी, इस देश में किसी ने भी 1857 और बिहार पर पढ़ाया होगा, आप उस यूट्यूब से मेरे इस ट्यूब का तुलना कीजिए, जरूर दोनों को मिलाकर देखिए और फिर आगे बात कीजिए। अब आते हम लोग, देखिए जब बिहार का सवाल आता है तो बिहार ऐसे भी एक पॉलिटिकली अवेयर एरिया रहा। अगर हमने बिहार, आप इतिहास जानते हैं तो गौतम बुद्ध से लेकर महावीर हो, चाणक्य हो, या फिर मौर्य वंश का क्लाइमेक्स वाला भारत का शासन हो, बिहार ने दिया। ब्राह्मण धर्म के खिलाफ विद्रोह भी हुआ तो बौद्ध और जैन धर्म बिहार ने दिया। साम्राज्य का निर्माण हुआ तो भी बिहार ने दिया। गणतंत्र का भी प्रयोग हुआ तो बिहार ने वैशाली को दिया। हर मामले में बिहार अव्वल रहा। लेकिन फिर 18 मौर्यों के बाद धीरे धीरे बिहार का डिक्लाइन होता। बिहार से वो पॉलिटिकल जो कॉन्सेंट्रेशन है, पाटलिपुत्र से प्रयाग जाता है, प्रयाग से कन्नौज जाता है, और कन्नौज से फिर दिल्ली चला जाता है। कुछ दिनों तक अंग्रेजों के जमाने में कलकत्ता पॉलिटिकल हेडक्वार्टर जरूर रहा, लेकिन बिहार का डिक्लाइन एंशिएंट पीरियड में हुआ। मेडिवल पीरियड में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार इसलिए भी रहा कि बिहार में रीजनल डायनेस्टीज कोई उस तरह से डेवलप नहीं हुई। जरूर बिहार में दरभंगा वगैरह के जिला इलाके में कर्नाट राजवंश का उदय होता है। फिर इस एरिया में मुस्लिम राजवंश रहेगा, और बक्सर भोजपुर के इलाके में अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में जो परमार वंश के लोग मध्य प्रदेश से भाग कर आएंगे, वो लोग उज्जैनिया राजवंश जिसके कुंवर सिंह भी हिस्सा होंगे आगे चलकर, वो लोग उधर स्थापित करेंगे। लेकिन बिहार में कोई उतना रीजनल डायनेस्टी मजबूत नहीं हुआ जो अपने आप को एसर्ट कर सके। पटना का दोबारा रिवाइवल शेरशाह के द्वारा होता है, जब पटना को वह नेविगेशनल और ट्रेड वैल्यू को समझता है, और माल सलामी जो पटना सिटी में है एक बंदरगाह के रूप में डेवलप करता है। माल सलामी जगह ही बंदरगाह के लिए उस जमाने में यूज हुआ। माल उतरेगा, उसका सलामी यानी टैक्स दीजिए और फिर आप जाइए, तो उसका एक वैल्यू था। जब शेरशाह भारत बिहार से दिल्ली की गद्दी पर, वो रहे कहीं का भी, लेकिन उसका जो मूल उत्थान का स्थान रहा बिहार रहा, तो बिहार से दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला आदमी, ये भी महत्वपूर्ण है। अकबर जब राजा हुआ तो अकबर के जमाने में बिहार को एक सूबा का दर्जा मिला। अकबर के 15 सूबों में बिहार एक सूबा रहा। इसके बाद मुगलों के जमाने में मान सिंह जैसे लोग भी बिहार के गवर्नर रहे। लेकिन बिहार बंगाल ये जो दो एरिया रहा, दो सूबा के रूप में रहा, लेकिन बिहार को उस तरह से महत्व नहीं था जिस तरह से बंगाल का फिर अवध का रहा।
आगे जाता रहा। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो निश्चित रूप से औरंगजेब के बाद उसके उत्तराधिकारियों के लिए पटना वैल्यूएबल रहा। जहांदार शाह के अंत की कहानी पटना में ही लिखी गई थी और आगे चलकर जो भी बादशाह हुए उसमें बिहार की भूमिका रही। लेकिन जब दिल्ली का नियंत्रण बिहार से खत्म हुआ तो बंगाल के नवाबों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और जब अलीवर्दी खान बिहार का डिप्टी सूबेदार बना था, उसी समय से बिहार की आइडेंटिटी बंगाल में मर्ज कर गई। तो पूरा बिहार, आज का झारखंड, आज का उड़ीसा, आज का बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, ये सभी मिलाकर बंगाल ही कहलावे। बाद में चलकर बंगाल बिहार के लोगों में, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा थे, महेश प्रसाद सिन्हा थे, विशेषकर सच्चिदानंद सिन्हा ने अलग बिहार बनाने का आंदोलन शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया। तो 1912 में 11 में दिल्ली दरबार हुआ, घोषणा हुई और 12 में बिहार हकीकत में राज्य में आया। तो यह बिहार जो 1730 के दशक में खो गया था, 1912 में दोबारा अपने अस्तित्व को प्राप्त करता है। उसी क्रम में चूंकि 1857 में बंगाल का हिस्सा था बिहार, लेकिन किस तरह से बिहार में विद्रोह की शुरुआत हुई, तो हम वहां उन सारे संदर्भों को लेकर चलते हैं। अगर उस संदर्भ में देखें तो भारत और बिहार के दास्ता की कहानी 1757 के पलासी के युद्ध से शुरू होता है और पलासी के युद्ध में जब अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया, तो उसके पराजित करने के साथ ही अंग्रेजों का आज के बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार पर स्वतः कब्जा हो गया। लेकिन फिर भी 1764 में इसी बिहार की धरती पर अंग्रेजों को चुनौती देने का काम मीर कासिम ने किया। 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ। तो 1757 पलासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध। इसी बक्सर के मैदान में निश्चित रूप से वह युद्ध डिसाइसिव हुआ और अंग्रेजों का प्रभाव आज के उत्तर प्रदेश तक बढ़ गया। 1764 के बाद बनारस के राजा चैत सिंह ने 1781 में विद्रोह किया। याद रखिएगा, इम्तिहान पीटी बीपीएससी में कहीं आया हुआ है। 1781 बनारस के राजा थे चैत सिंह। 1781 चैत सिंह। बनारस के राजा चैत सिंह ने विद्रोह किया। चैत सिंह को सासाराम के पूर्ववर्ती आमिर राजा कुली खान ने सहयोग दिया। टिकारी के राज परिवार के पीताम्बर सिंह ने भी उन्हें सहयोग दिया। यानी सासाराम के राजा कुली अली खान और टिकारी राज परिवार के पीताम्बर सिंह ने इन्हें सहयोग दिया। तो चैत सिंह को बिहार से भी सहयोग मिला। इसको हटा दो। ठीक है। इसके बाद 1781 में ही चंपारण के क्षेत्र में फतेह शाही, ये भी कहीं शायद इम्तिहान में आया हुआ है, याद रखिएगा ये सब। फतेह शाही, चंपारण के इलाके में फतेह शाही ने 1781 में विरोध किया। गया जिले के नारायण सिंह और फिर गया के ही नरहट और सामी के राजा अकबर अली ने भी विद्रोह का झंडा खड़ा किया। इसी समय अवध के एक नवाब थे वजीर अली को अंग्रेजों ने पेंशन देकर बनारस में रख दिया। असंतुष्ट वजीर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया और उनको भी टिकारी के राजा मित्रजीत सिंह ने समर्थन दिया, है ना। तो शुरुआत में इस तरह से हुआ। लोगों ने विभिन्न जगहों पर शुरुआती अंग्रेजों के शासन के स्थापित होने का विरोध किया, क्योंकि उस पीरियड में बहुत सारे लोग बहुत ही सक्रिय थे और थोड़ा अपने इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे।
लेकिन अंग्रेजों के आगमन ने यहाँ के जमींदारों के स्वतंत्र काम करने की प्रक्रिया पर एक तरह से बाधा डाला, इसलिए इन लोगों ने भी विद्रोह किया। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने इस एरिया में अपने शासन और प्रशासन को स्थापित किया। हमारा एक और टॉपिक बिहार में अंग्रेज प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना पूरे भारत के लिए ही, वो भी एक यूनिक टॉपिक होगा जो आप कहीं नहीं पढ़े होंगे, उसको भी हम लोग पढ़ाएंगे। तो इस पीरियड में अंग्रेजों ने विभिन्न तरह के प्रशासनिक एक्सपेरिमेंट किए। 1793 का परमानेंट सेटलमेंट का एक्सपेरिमेंट मतलब तो रह ही गया। उसके बाद जमींदारी व्यवस्था इवॉल्व करती है, अंग्रेज एक नए तरह की जमींदारी व्यवस्था, क्योंकि 1793 के परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत जिस तरह की जमींदारी व्यवस्था का विकास भारत में और विशेषकर इसी एरिया में हुआ, क्योंकि भारत जब हिस्सा ही है, बिहार बंगाल उड़ीसा वाले एरिया में हुआ, इस तरह की जमींदारी व्यवस्था भारत के इतिहास के किसी भी टाइम फ्रेम में नहीं था। ये अलग तरह की जमींदारी व्यवस्था थी। और रियल जो जमींदार है, हालांकि अंग्रेज अपने तरह का 100% जमींदारी व्यवस्था अपने यहाँ नहीं लागू किए, क्योंकि यहाँ अंग्रेज मालिक थे और उनको जो भी सिस्टम यहाँ बनाना था, जिसको भी डेवलप करना था, उसको अपने अधीनस्थ ही रखना था। लेकिन फिर जो जमींदारी व्यवस्था आज आप कहते हैं, वो जमींदारी व्यवस्था 1793 के अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत पैदा हुआ, इसीलिए बहुत दिनों तक रहा और थोड़ा ऑर्डर भी स्थापित हुआ, रेवेन्यू कलेक्शन में स्थिरता भी आई। तो बहुत सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग राजा राम मोहन राय ने भी इसकी प्रशंसा की थी, है ना। तो कुछ दिनों तक ऐसा ही रहा, लेकिन फिर विद्रोह का दौर या षड्यंत्र का दौर 1845-46 के अंतर्गत आता है। इस जमाने में बहावी आंदोलन कुछ एरिया में सक्रिय हुआ था। भारत के मुसलमान धीरे धीरे अंग्रेजों से बहुत नाराज हुए थे, क्योंकि भारत में अधिकांश जगह पर सत्ता छीनी गई थी मुसलमानों से। मुसलमानों में भारी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हुई। याद रखना है कि भारत में मुसलमानों के साथ अंग्रेजों की जो नीति है वो 1857 के पूर्व अलग है, 1857 के बाद अलग है। ये ऐतिहासिक तथ्य है। 1857 के पहले अंग्रेज एंटी मुसलमान थे, प्रो हिंदू थे, और 1857 के बाद चूंकि जो हिंदू अंग्रेजों के बदौलत शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्र से बेनिफिटेड हुए, बेसिकली जो बंगाल आर्मी थी जिसमें यूपी बिहार के अपर कास्ट थे, उन लोगों ने विद्रोह किया। तो अंग्रेजों का रवैया भारत के लोगों के प्रति बदलता है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सक्रिय रूप से लागू होती है और वो चाहते हैं कि जो वर्ग को हमने प्रमोट किया वो हमारे खिलाफ हो, और फिर मुसलमानों को अपने पक्ष में लेने की शुरुआत करते हैं 1857 के बाद। 1846-47 में पटना के मुसलमान वर्गों में अंग्रेजों के खिलाफ सुगबुगाहट होती है। इसका रिपोर्ट जो यहाँ के अंग्रेज अधिकारी हैं वह भी अपने बड़े अधिकारियों को देते हैं। यह वही पीरियड है जब आंग्ल सिख युद्ध पंजाब में हो रहा था। ऐसा अंग्रेज अधिकारियों ने लिखा है कि आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों के इन्वॉल्वमेंट का लाभ उठाकर बिहार के कई क्षेत्रों में सैनिकों को भड़काकर विद्रोह करवाने के प्रयास किए जा रहे थे। विलियम टेलर जो यहाँ का कमिश्नर था, उसने भी 1846 में इस तरह का एक ऑफिशियल लेटर लिखा कि पटना में षड्यंत्र हुआ, जिसमें मुसलमानों ने दानापुर के सैनिकों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। इसी समय पटना के एक डिप्टी मजिस्ट्रेट थे ईश्वरी प्रसाद, उन्होंने भी एक पत्र लिखा है जिसमें उनकी रिपोर्ट में भी कहा गया कि बिहार के बहुत सारे जमींदार और विशेषकर मुसलमान लोग षड्यंत्र करने पर लगे हुए हैं। इसमें मुंशी राहत अली एक प्रमुख व्यक्ति माने गए, मुंशी शेख पीर बख्श और पंडित दुर्गा प्रसाद, है ना, ये माने गए लोग। फिर हसन अली खान इनको भी विद्रोही के रूप में माना गया। पटना के लॉ ऑफिसर थे मौलवी नियाज अली, सिविल कोर्ट के सरकारी वकील बरकतुल्ला, कोलगौज के दरोगा मीर बकर को तो बर्खास्त कर दिया गया। फिर आगे चलकर ख्वाजा हसन अली को पुलिस सुपरिटेंडेंट के कहने पर छोड़ दिया गया। और इस समय 1846 में कुंवर सिंह पर भी अंग्रेजों ने संदेह किया कि वह भी विद्रोह में
शामिल थे, लेकिन उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई। तिरहुत के पुलिस जमादार हसन अली खान, इन पर भी विद्रोह में शामिल होने की संभावना व्यक्त की गई और 1857 में तो इनको गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया, तिरहुत के जमादार हसन अली खान को। अब आते हैं हम लोग 1857। तो ये 1857 के पूर्व में बहुत सारे छोटे मोटे विद्रोह हुए, जिनको षड्यंत्र भी कहा गया। और 1846-47 के दौरान जिन लोगों ने किया षड्यंत्र का शक हुआ, इन्हीं लोगों पर 1857 में पुलिस ने सख्ती दिखाई और इन्हीं लोगों में से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें मौत की सजा दी गई। और अब हम लोग आते हैं दूसरे हिस्से पर।